Cricket's fastest format is back. Bigger, faster and stronger than ever before. Going, go! Catch the Abu Dhabi T10. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर आसिफ बाजवा और वेलकम कर रहे हैं आपको क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल पर एक नई एपिसोड पर। आज हम बात करेंगे टी10 लीग पर। हमारी अपनी कलंदर्स की टीम टी10 लीग पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रही है, तो सोचा हमने क्यों ना उस पर एक शो किया जाए। काफ़ी जो हमारी आवाम है उनका इंटरेस्ट पिछले साल तक तो नहीं था टी10 लीग में, लेकिन इस बार काफ़ी उनको आइडिया होगा कि टी10 लीग भी कोई एक लीग होती है दुनिया में, और उसमें हमारी जो कलंदर्स की टीम है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। काफ़ी ज़्यादा उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का तड़का लगा हुआ है, और हमारे जो कैप्टन कलंदर हैं सुहेल अख्तर, वो भी उनकी परफॉर्मेंस भी आसमान से बातें कर रही है। टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर जा रहे हैं सुहेल अख्तर, और कलंदर्स की टीम अभी तक एक मैच भी नहीं हार सकी। 5 में से 5 आउट हैं, मैचेस उन्होंने जीते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे दो क्रिकेट दीवाने हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, उमैर भाई और जामिन सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, कैसे हैं आप लोग? क्या ख्यालात हैं कलंदर्स के? सबको कलंदर कर दिया है लाहौर कलंदर ने। जी, बिल्कुल ही मतलब कि इस साल तो बहुत अच्छी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो काफ़ी मतलब एक अच्छा पॉजिटिव साइन है बिफोर द पीएसएल, एंड कलंदर्स के फैंस के लिए भी एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और एंड आई होप ये अपना जो मोमेंटम है वो उसको कंटिन्यू रखें उसको। उमैर भी, कलंदर्स की परफॉर्मेंस से यकीनन हमें पीएसएल में भी काफी ज्यादा फायदा होगा, और जो प्लेयर्स पीएसएल में हमने न्यू सेलेक्ट किए हैं उनकी परफॉर्मेंस भी टी10 लीग में काफी ज्यादा बेहतर है। तो कितना बेहतर रहेगा ये पीएसएल में जाते हुए हमारा ये टी10 का एक्सपीरियंस? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जामिन काफ़ी गिला कर रहा होता है कि उसको मौका नहीं मिल दिया जाता कि होस्ट करने का। तो आज मैं कहता हूँ फ़खर अगर थोड़ा सा जामिन को मौका दे दें तो ये कि हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस हमारे लिए भी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ। टी10 जो है वो ऑलरेडी कलंदर्स ने पिछली दफ़ा भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और बाकायदा तौर पे वो एक नेक्स्ट स्टेज पे भी उन्होंने क्वालिफाई किया था। लेकिन क्यों क्यों दो बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से उसकी फॉलोशिप बहुत कम थी पाकिस्तान। एक तो ये कि वो बहुत पहले हुआ था, मतलब अब जैसे बिल्कुल फरवरी में हमारा पीएसएल स्टार्ट होता है और फरवरी से चल रहा है, वो होता था तकरीबन नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में। तो उसमें पीएसएल में ओबियसली काफी टाइम होता था, तो उतनी ज्यादा लोग फॉलो। दूसरा ये था कि उस वक्त भी टीम इन्होंने अच्छी सिलेक्ट की थी, लेकिन वो बिल्कुल 11th आवर पे जाके एनओसीज का मसला हो गया था, जिसकी वजह से प्लेयर्स की, तो उस वजह से जो बिल्कुल सारी नई टीम समझ लें कि इंग्लैंड की बी टीम जो है ना वो कलंदर ने खिला दी थी। तो उसमें उस जाहिर बात जब अपने एक प्लेयर्स ना हो तो उतनी ज्यादा जो है ना एफिलिएशन ना बनती, चाहे वो टीम हो भी हमारे साथ ना। तो इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मसला नहीं हुआ कलंदर को। एक तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे टाइम पे हुआ, कोविड की वजह से वो डिले हो गई, और इस मौके पे हुई कि पीएसएल से बिल्कुल जस्ट कुछ दिनों पहले ये लीग का इनेकाद हुआ। और इसमें एक कलंदर्स को एक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम एक तो उन्होंने सेलेक्ट की जिसके अंदर बैटिंग बॉलिंग उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। इवन के फील्डर्स भी अच्छे हैं कि सारे कैचेस कोई ऐसा में ड्रॉप कैचेस या मिस फील्ड का बहुत इक्का दुक्का के अलावा कोई ज्यादा वो नहीं है। दूसरी ये कि हमें ये बड़ा अच्छा फायदा हो गया कि जो हमारे कलंदर के कैप्टन है सुहेल अख्तर, उनको जाहिर बात है कि उन पे पहले बहुत तनकीद हुई थी कि उनको सबसे पहले तो पीएसएल में कि जी उनको कैप्टन बना दिया, और आप ये देखें कि स्टार्ट के मैचेस में उनके ऊपर एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी पीएसएल के अंदर। तो अगर आप इस वक्त देखें तो एक बड़ी टीम को, बड़े रोस्टर को वो एक लीड कर रहे हैं, और इस दफा पहली दफा है कि उनको, क्योंकि वो 5 के 5 मैच जीते हैं, तो कोई उनकी कैप्टनसी के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठ रही। और अगर आप वैसे भी देखें तो फील्ड प्लेसिंग को देखें, बॉलिंग चेंज को देखें तो उनकी बहुत बेहतर है। इसका मतलब वो एज अ ना सिर्फ एज अ प्लेयर मेच्योर हुए हैं, वो एज अ कैप्टन भी बहुत मेच्योर हुए हैं, और सबसे बड़ी बात लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, जो कि सरफराज पे कई दफा तनकीद आती थी कि वो एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करते। तो एक ये चीज बहुत प्लस पॉइंट है कि वो खुद वन डाउन आके अब इस टाइम देखें लीग के टॉप स्कोरर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ना सिर्फ वो एक कैप्टन जब परफॉर्म करता है ना तो उसका एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और कॉन्फिडेंस फिर देखें आप आपको वो बाकी चीजों में भी नजर आता है। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि इस तरीके से हमारा कैप्टन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। फिर इसके साथ साथ
जो एक मैं कहता हूँ अहमद दानियाल, ऑलरेडी हम काफी लोगों को आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया उस वक्त भी था कि वो पीडीपी के साथ तकरीबन 2 साल से थे, बैटर कलंदर्स में भी खेले थे। हाँ, थोड़े से चबी थे, थोड़ा थोड़ा वेट गेन किया हुआ था, तो परफॉर्मेंस तब भी उनकी अच्छी थी। लेकिन उनको जिस तरीके से हसन अली की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मौका मिला, और जिस तरीके से उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया, और आज मैन ऑफ द मैच भी है वो, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उन्होंने 2 ओवरों में T10 जैसे फॉर्मेट में एक मेन खिलाड़ी को आउट करके सिर्फ 11 रन दिए, और जिस तरीके से वो स्लोअर बॉल को वो बड़े एक्सीलेंट तरीके से कर रहे हैं। मतलब आप ये देखेंगे, टेप बॉल से लड़का उठ के इतनी बड़ी स्टेज पे पहला उनका बड़ा टूर्नामेंट है, और वो इतना कॉन्फिडेंस से अगर खेल रहा है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का प्रेशर नहीं ले रहा, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं वजूहत की वजह से कलंदर्स को बेसिकली हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी, कलंदर्स को एक ब्रांड बनने में बहुत बड़ा मौका। बिल्कुल पूरा टूर्नामेंट ही आपने अपनी 3-4 मिनट की बात में कवर कर दिया है। हमने जाना था, पहले हर प्लेयर के वाले से स्पेशल बात करेंगे और जामिन को भी याद करेंगे। पहले सुहेल अख्तर का मैं स्टार्ट कर लेते हैं, कैप्टन कलंदर हैं और 200 रन का आपने बताया कि स्कोर कर चुके हैं अपने 5 मैचेस में। हर मैच में तकरीबन 40 कह लें, लेकिन वो 5 मैचेस में 4 में नॉट आउट रहे हैं और उनकी एवरेज निकाली जाए तो 200 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी अबव 200 का है। तो काफी ज्यादा तनकीद आपने बताया कि हो रही थी पिछले साल उनकी पीएसएल में कैप्टनसी को लेकर, लेकिन इस साल हमने देखा कि अफरीदी जैसे प्लेयर्स उनकी कैप्टनसी के अंडर खेल रहे हैं और यकीनन उनको हेल्प भी करते होंगे कैप्टनसी में। तो सुहेल अख्तर ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया और जो उनकी जो काफी ज्यादा पिछले साल उनके नाकदीन थे, काफी उन पे तनकीद वगैरह करते थे कि इनको खेलना नहीं आता, इनकी टीम में जगह नहीं बनती। अभी भी यकीनन इस साल भी जो ड्राफ्ट हुआ था पीएसएल का, उसमें भी सुहेल अख्तर की जब लोगों ने प्लेइंग 11 बनाई तो लोग ये बोल रहे थे कि सुहेल अख्तर की वजह से हमारी प्लेइंग 11 खराब हो रही है लाहौर कलंदर्स की, और सुहेल अख्तर ऐसे कप्तान है जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, तो उनको क्यों रखा हुआ है। और अब उसी सुहेल अख्तर ने जब खेला है कलंदर्स की तरफ से T10 और 1 डाउन पर आके परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने, तो अपने नाकदीन को यकीनन चुप करा दिया। वो कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स की जब पीएसएल में बारी आएगी तो भी हमारे एक ओपनर मिल गया हमें, सुहेल अख्तर और फखर जमान से हमने ओपन करवानी है। तो सुहेल अख्तर के ही थोड़ी जो उनका रिस्ट वर्क है, स्पेशली मैं उस पर बात करना चाहता था। कमाल का रिस्ट वर्क शो किया उन्होंने। जो जितनी आसानी से उन्होंने हिटिंग की, इमरान ताहिर को जो उन्होंने सिक्सेस लगाए, तो वो शो करते हैं कि वो किसी भी हमारे जो इस वक्त पावर हिटर पाकिस्तान में मौजूद है उसमें से किसी से भी कम नहीं है। और अगर वो ऐसे ही शो करते रहे पीएसएल में भी, तो यकीनन वो पाकिस्तान टीम के लिए भी अपने नाम को रजिस्टर्ड लाइन में करवा सकते हैं। तो क्या कहेंगे जामिन सुहेल अख्तर की बैटिंग और परफॉर्मेंसेस? जी, सोहेल अख्तर की जहाँ तक बात है तो पिछले साल में स्टार्ट से मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। 2019 में जो पीएसएल का जो ड्राफ्ट जो हुआ था, उसमें जब फवाद मुल्ताना ने जब पहली बार उनको एज अ कैप्टन उनको मतलब अनाउंस किया था, तो मैं एज अ कलंदर फैन बहुत मैं सरप्राइज मैं हुआ था। और मुझे मतलब कि गुस्सा भी मुझे मतलब आ रहा था कि बिकॉज उस वक्त हाफिज का भी मतलब ऑप्शन था, फखर जमान का भी ऑप्शन था, उसके बावजूद इनको मतलब ऑप्ट किया गया। बट हम लोगों ने फिर ये देखा, मैं अगर PSL 5 की मैं अगर बात करूँ तो शुरू के 2-3 मैचेस जो है लॉर्ड कलंदर जो है हार गया था, और इनके ऊपर मुझे अभी तक ये याद है, बहुत ही एक सीवियर किस्म का क्रिटिसिज्म था। बट फिर वहां से कलंदर ने जो अपनी जो एक इनिंग जो स्ट्रीक थी, वो इन्होंने जो लगा, वो मतलब कि दैट वाज ब्रिलियंट। और हम लोगों ने फिर कलंदर ने PSL का फिर फाइनल भी खेला, और अब T10 में भी दे आर मतलब इम्प्रूविंग डे बाय डे। और सोहेल अख्तर मतलब रन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है हम हेड टीम के लिए बिफोर द PSL itself, and I hope ये
परफॉर्मेंस वो पीएसएल में भी दिखाएं, मतलब है। काफी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो हमारा ओपनर का एक मुझे लग रहा था कि थोड़ा इशू हो सकता है पीएसएल में, क्योंकि क्रिस लिन हमारे पास नहीं आ सके थे इस साल, तो उस स्लॉट को काफी हद तक फिल करने में कामयाब हो सकते हैं, सही और लगता है। चीज ऐड करना मैं चाहूंगा कि हाँ जो करना। अभी जिस किस्म की इनकी फॉर्म लगी हुई है सोहेल अख्तर की, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कलंदर्स की मैनेजमेंट को कि सोहेल अख्तर और फखर मान से मतलब ओपनिंग करवाई जाए, बिकॉज सोहेल अख्तर का आप लोग अगर रिकॉर्ड अगर देखें, उन्होंने एज एन ओपनर ही उन्होंने ज्यादा मतलब अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, दो के जो डेली का भी एक ऑप्शन है, बट फिर भी मैं ऐसा बताऊँ सोहेल अख्तर की जगह एज एन ओपनर ही बनती है। सही है। जो डेनली आजकल ऐसी फॉर्म में भी नहीं है, बीबीएल में काफी खराब परफॉर्मेंसेज उनकी जा रही है। अच्छा आगे चलते हैं। अहमद दानियाल, उमर भाई, उनको सिलेक्ट किया गया। हसन अली ने बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से, क्योंकि उनकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हो गई थी, टेस्ट टीम में। फिर अहमद दानियाल को पहले हम सिलेक्ट कर चुके थे एज इमर्जिंग प्लेयर पीएसएल 6 के ड्राफ्ट में। तो काफी लोगों ने पूछा कि अहमद दानियाल कौन है, कभी नाम नहीं सुना। फिर हमने बताया सारों को कि 140 केपीएच बॉलर हैं, स्लोअर वंस काफी अच्छी करते हैं। फिर उन्होंने जब हसन अली आउट हो गए तो उनका ऐड किया गया T10 लीग में उनकी जगह पर। तो वहां पे फिर अब उन्होंने मैचेस जब खेलना शुरू किए, तो फिर पहले लोगों ने कहा हारिस रऊफ आ गया, फिर लोगों ने कहा दिलबर हुसैन हारिस से भी अच्छा आ गया, फिर अब अहमद दानियाल की लोग बातें कर रहे हैं। फिर एक कर्नल जाहिद भी आ गए, उस पर भी आएंगे। अहमद दानियाल की स्लोअर वंस काफी ज्यादा इम्प्रेस की हैं। काफी बड़े बड़े प्लेयर्स उनके सामने बैटिंग करते रहे हैं, और कल बल्कि मोहम्मद हफीज बैटिंग कर रहे थे उनके सामने, शोएब मलिक बैटिंग कर रहे थे। और जैसे उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया अहमद दानियाल ने बॉलिंग में, कहीं भी नजर नहीं आया कि वो नर्वस जरा से हो रहे हैं। काफी अच्छी लाइन लेंथ पर स्लोअर वंस काफी अच्छी बॉलिंग की। तो इस पर मैं बात करना चाहूंगा कि उनका जो प्रोस्पेक्ट है वो किस तरह अब फ्यूचर में पाकिस्तान टीम को भी सर्व कर सकते हैं, और पीएसएल में स्पेशली लाहौर कलंदर्स को क्या उनको मौके मिलेंगे इस तरह, क्योंकि फास्ट बॉलिंग लाइनअप में हमारे पास हारिस रऊफ भी हैं, शाहीन भी हैं, दिलबर भी हैं, तो उनकी बॉलिंग के हवाले से मैं बात करना चाह रहा अच्छा, सबसे पहले तो एक लाइन सोहेल अख्तर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ही इज अ लकी चार्म फॉर आवर लॉर्ड कलंदर एंड हूँ। ऑल्सो कलंदर्स टीम। तो बिल्कुल। ओबियसली जब उनके आने के बाद आप ये देखेंगे अबू धाबी टी10 भी पहले जीते थे, फिर आप पीएसएल के रनर बने, और बहुत ही मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने स्टार्ट की हुई है इसके अंदर भी। तो और अपनी बैटिंग में भी उन्होंने नो डाउट बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। कमिंग बैक टू अहमद दानियाल, तो मैं समझता हूँ कि अहमद दानियाल ने जो देखिए, सबसे पहले तो आपको आपने अभी बताया कि हमने ही अपने शो में सबसे पहले रिवील किया था ड्राफ्ट के बाद। अच्छा, किसी को मजे के बाद ये भी नहीं पता था कि अहमद दानियल बैट्समैन है कि बॉलर है। तो याद करें आपको कि कितने ज्यादा क्रिटिसिज्म हुए थे कि इन्होंने बैकअप बॉलर ही नहीं लिया, बॉलर्स का है, अगर कोई एक अनफिट हो गया तो इन्होंने के पास तो बॉलर ही नहीं है। तो फिर हमने अपने चैनल पे, बल्कि उस वक्त ड्राफ्ट के शाम में हमने जब एक शो किया तो उसमें हमने बताया था कि अहमद दानियल बेसिकली बॉलर है और बहुत अच्छी एक इनकी पेस है। अभी भी आप ये देखेंगे दरमियान में जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली इन्होंने, बिल्कुल आपने कहा कल हफीज को बॉल किया, और हफीज ने अपनी प्रेजेंटेशन में ये बात की भी कि कलंदर की बहुत ज्यादा क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है और उनको हिट करने के लिए प्रॉपर एक आपको स्ट्रेटेजी और एक पावर वो चाहिए। अभी भी इसकी वजह हम 5 मैचेस जीते हैं, जिसके अंदर हमने दो मैचेस ऐसे हैं जो कि डिफेंड किए हैं। मतलब अगर आप देखें तो 104 रन का टारगेट कोई भी T10 के अंदर 10 आपके पास विकेट्स होती हैं, 10 ओवर के अंदर इतना कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको भी डिफेंड किया, उससे पहले 118 रन के टारगेट को डिफेंड किया, और अगर आप पहली बॉलिंग के हिसाब से भी देखें तो हमने 100, 105, 107 रन से ऊपर नहीं बनने दिया। उसका मतलब ये कि बॉलिंग में यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पर अहमद दानियाल का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने, मैं समझता हूँ दिलबर और हारिस से भी ज्यादा अपने आप को मनवाया, क्योंकि दिलबर को पहला बिग बैश में जब एक रोल मिला था उसमें वो अनफॉर्चुनेटली एबी डिविलियर्स के हाथों काफी ज्यादा उनको मार खानी पड़ी थी। उससे पहले हारिस रऊफ को भी पीएसएल में नो डाउट उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन उस तरह से लाइमलाइट में नहीं आए थे जिस तरीके से एकदम से अहमद दानियाल आ गए। इसकी वही दो वजह है कि एक तो पीएसएल की हाइप है, दूसरी बात ऑलरेडी वो पिक्ड हुए हैं, तो इसलिए उनकी कोई भी, और जिस तरीके से आज तो उन्होंने सोने पे सुहागा मैन ऑफ द मैच ही ले उड़े हैं वो, तो जो उन्होंने उनके फिगर्स भी आउटस्टैंडिंग है। वैसे और सबसे अच्छी बात कि लाहौर की टीम है और लाहौर के प्लेयर है,
तो लाहौर से बिलोंग करते हैं, इमर्जिंग में 24 ईयर्स इनकी एज है, और जिस तरीके से इन्होंने 140 145 पे इजीली गेन कर लेते हैं, दरमियान में स्लोअर वन बैक ऑफ द लाइन बड़ी अच्छी वो गेंज करते हैं, मतलब इनका एक्शन बड़ा अच्छा है, जिसकी वजह से जो है ना ये बैट्समैन को, बड़े से बड़े बैट्समैन को भी डिसीव कर लेते हैं कि फास्ट बॉलर है कि स्लो है, फिर इनकी लेंथ का पता नहीं लगता, क्योंकि अच्छा एक बॉलर का ना एक वो होता है, एक बहुत बड़ा हुजूम भी होता है, कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ तरह बल्की से होते हैं, कुछ थोड़ा सा, लेकिन इनका जो है ना उस तरीके से एक्शन नहीं है, एकदम से मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, जैसे कि लाइक दिलबर है उनका शॉर्ट रनर पे और आके एकदम से 145 पे गेंद कर देते हैं। इनके अंदर भी एक बड़ी ये मजेदार बात है कि वो जिस तरीके से आके एकदम से आपको एक गेंद करते हैं, मतलब एक बैट्समैन, जो भी नया बैट्समैन है उसको नहीं आइडिया होता कि यार ये बॉलर इतनी तेज भी गेंद करेगा, या इस तरीके की इसी सेम एक्शन से स्लोअर बॉल कर देगा। तो इसकी वजह से बहुत फायदा उठा रहे हैं टी10 के अंदर। आई होप तो कि पीएसएल के अंदर भी अब मतलब ये कि अहमद दानियल के बाद आई एम श्योर कि लोगों की जो एक प्लेइंग 11 है वो चेंज हो सकती है, कि हमारे पास इमर्जिंग में अगर अहमद दानियल को हम खिला सकते हैं तो हमारे पास ओबियसली एक और भी ऑप्शन आ सकती है प्लेइंग 11 के लिए। और मेरे ख्याल में अहमद दानियल को मौका मिलना चाहिए पीएसएल के अंदर, और उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, मतलब आज आप देखेंगे एक लड़के को जिसने पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, इससे पहले टे बॉल खेला था वो सिर्फ, उसके बेस पे अगर वो मैन ऑफ द मैच उसको मिल गया इतनी बड़ी लीग पे, तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के अपनी सलाहियत को क्या प्रूव करेगा। काफी अरसे से लाहौर के फैंस तो नाम जानते हैं कर्नल जाहिद का, क्योंकि ये पीडीपी के प्लेयर हैं और जो हमारी टीम पीएसएल की होती है उसके साथ भी ट्रेवल करते रहते हैं, मुख्तलिफ टूर्स पे पीएसएल में भी साथ साथ रहते हैं। तो काफी अरसे से कर्नल जाहिद लाहौर की टीम के साथ थे और ये भी 145 केपीएच की बॉल करना जानते हैं। और इनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस पीएसएल में नहीं तो अगले पीएसएल में यकीनन लाहौर भी इनको पिक कर सकती है अपने पीएसएल 6 के लिए और पीएसएल 7 के लिए भी। तो आज कर्नल जाहिद ने भी अपनी दिखाई है कि वो किस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं, और ये एक वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूँ। मैं भी कर्नल जाहिद पे क्या कहेंगे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने भी, और थोड़ा नर्वस दिखाई दिए, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं लाहौर के लिए, कि हमने टेप बॉल के पहले हारिस स्टोक्स दी और टेप बॉल से उठाकर अब हमने कर्नल जाहिद को भी दुनिया के सामने रख दिया है। जितनी तारीफ की जाए, आकिब जावेद को मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। आकिब जावेद की जितनी तारीफ की जाए इसमें वो कम है। जी मैं भी जी बिल्कुल, इसमें आकिब जावेद का आपने नाम लिया, वो बंदा वाहिद है जिसने अपने ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है लॉर्ड कलंदर के हवाले से। 4 जो सीजन में जब हम हारते रहे उसमें से 3 में तो हम जावेद को सुनाते रहे। ठीक है, और अच्छा उसमें सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा कि कुछ पहले शायद अफरीदी ने भी उसमें कहा था अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है। तो ये बहुत बड़ा एक आंसर है। अब तो मेरे ख्याल में शायद अफरीदी आज खुद भी मौजूद थे। बिल्कुल जैसे आपने बात की कि लाला जो है वो एक किसी भी टीम का हिस्सा होने में एक सबसे बड़ी रोल ये अदा करते हैं कि आज जिस तरीके से क्रिस जॉर्डन इवन के बॉल कर रहे थे, या जो आखिरी ओवर मैंने भी देखा था, जैसे आप सबने भी देखा होगा, इस तरीके से जाके वो एक इनपुट दे रहे थे अपना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और उन्होंने खुद देखा होगा कि जिस तरीके से ओबियसली टैलेंट है, टेप बॉल का टैलेंट को हम हार्ड बॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उनकी आज भी पेस बहुत अच्छी थी। और जिस तरीके से उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली थी, क्योंकि लास्ट ओवर में जो मोरिस उनके बड़े सेट हुए हुए थे बैट्समैन, अगर उसकी विकेट ना मिलती तो मे बी कलंदर कुड बी लूज द मैच, क्योंकि चाहे वो 21 रन चाहिए थे हमें लास्ट बॉल में, लेकिन 1 या 2 हिट्स अगर एक सेट बैट्समैन खड़ा होकर खेल सकता है तो वो एक यंगस्टर को मार सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी आज भी क्लास दिखाई, इवन की साइमन डूल ने जब अपने कमेंट्री में बात की भी कि जो डेथ बॉलिंग इस वक्त क्वालिटी डेथ बॉलिंग कलंदर के पास है वो शायद किसी और टीम के पास इस टूर्नामेंट में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक यंगस्टर आके इतने प्रेशर गेम में, इतने प्रेशर मैच में अगर परफॉर्म करे और आपकी टीम को जितवाए। ओबियसली पहला मैच होता है, इंसान नर्वस होता है, ये टेंशन होती है कि कहीं मुझे मैच ना हरवा दूं, कहीं मुझे ये इतने अरसे बाद जो एक चांस है वो मिस ना हो जाए। 2 साल से इनके बिल्कुल साथ हैं, पीडीपी के साथ हैं, आकिब जावेद ने बहुत वर्कआउट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, आपने सही कहा। आकिब जावेद का नाम मेंशन करना यहाँ बहुत जरूरी है। समीन समीन भाई, आपको पता है समीन राना साहब और आतिफ राना साहब बहुत ज्यादा उनकी बात करते हैं, और मेरे ख्याल में उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो धूप में, गर्मी में और इस तरीके से प्लेयर्स के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि हमने सलमान आगा की बात की थी कि बाकायदा तौर पे वो मैसेज करते थे आके भाई को सुबह जाके और शाम में जाके, मतलब इस लेवल तक अगर एक बंदा एक प्लेयर की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है तो इसमें कोई शक नहीं कि उस बंदे का क्रेडिट बहुत जाता है। अभी भी आप देखें आज में भी जिस तरीके से वो बॉल कर रहे थे, आकिब जावेद एक बॉल पे अपना रिएक्शन दे रहे थे। तो आई एम रियली गुड टू सी के हमारे जो इस लेवल के सीनियर प्लेयर्स हैं वो यंगस्टर की डेवलपमेंट के लिए अगर वो आगे आए, मैं समझता हूँ कि हमें और लोगों को भी आगे आना चाहिए, खाली आकिब जावेद को नहीं, और ताकि इसमें हमारे पास इससे ज्यादा
हमारे पास क्योंकि बैट्समैन की कमी है, पावर हिटर्स की कमी है, हम वो चीज ढूंढ रहे हैं, हमें वो भी चाहिए। अब हमारे पास बॉलर्स तो अल्लाह ताला के शुक्र से एक हमेशा से ही एक ब्लेसिंग रही है। नाउ वी नीड पावर हिटर्स एंड गुड बैट्समैन। आकिब जावेद का कहा आपने कि सिर्फ उनकी मैं ऐड करूंगा, एक सिर्फ उनके प्लेयर वो नहीं दे पा रहे, वो हर तकरीबन 10 के 10 प्लेयर तकरीबन एक वक्त में लेकर आ रहे हैं और हर एक पर कंटिन्यूसली उनका वर्क चल रही है, कंटिन्यूसली नजर है उन पर। तो जितना क्रेडिट आकिब जावेद को दिया जाए कम है, लेकिन एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आकिब जावेद की जरूरत नहीं है और वो हैं शाहिद खान अफरीदी, एवरग्रीन लाला जामिन। हमने देखा कि पिछले कोई 50-60 साल हो गए हैं अफरीदी कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं, आज भी उनकी परफॉर्मेंस वैसी है जैसे 100 साल पहले थी। तो लेग स्पिनर आज भी हम उनकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए पाकिस्तान में। क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप 2021 में अफरीदी को फिर इन करना चाहिए? कुछ ज्यादा ही यार हो चुका है अब इतने भी बुड्ढे नहीं है यार लाला भाई यार। सिर्फ 38 उनकी सिर्फ एज है यार, उसमें भी ऑब्वियसली ठीक है। शायद अभी भी एक लेजेंड ने, इनकी बहुत सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, एंड आई एम ग्लैड दैट ही स्टिल प्लेइंग बिकॉज ही इज फिट इनफ, एंड आई होप इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अब, बिकॉज अभी मैं इनका एक मैं स्टेटमेंट इनका एक आया था कि इनके मुताबिक ये मोस्ट प्रॉब्ली बस 1 से 2 साल तक ये बस और खेलेंगे। तो ही इज एंजॉइंग दिस द लेफ्ट ओवर क्रिकेट नाउ, एंड फैंस भी अगर आप अभी नोट करें, लाला अगर परफॉर्म नहीं भी करते तो भी फैंस इतना बुरा नहीं मानते, बिकॉज दे नो दैट he has passed his prime. They just want his presence to be in any tournament, but that's all they want. बिल्कुल, लाला अब आजकल फैंस के लिए खेलते हैं, वो अपने लिए नहीं खेल रहे। और यकीन जैसे कहा कि वो एंजॉय कर रहे हैं आजकल अपनी गेम को। ग्राउंड में भी हमने देखा कि वो ओपोजिशन के प्लेयर्स के साथ भी शुगल मस्ती करते रहते हैं, उनके साथ भी मजाक वगैरह करते रहते हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी गेम को, और फैंस भी फिर एंजॉय करते हैं लाला की प्रेजेंस को अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो मैं भी आगे थोड़ा सा प्लेयर्स थोड़े बहुत हैं, उन पे जल्दी जल्दी बात करेंगे, टाइम जरा शो का भर रहा है। पहले ओपनिंग पेयर थोड़ा बेंटन और शर्जील पे। शर्जील का थोड़ा फिटनेस का इशू है, लेकिन काफी उन्होंने अच्छी इनिंग्स 2-3 खेली हैं, नॉट आउट रहे, उसमें कलंदर्स को मैच फिनिश करके दिया चेस करते हुए। बेंटन हम जैसे जानते हैं हमेशा की तरह ही परफॉर्मेंस हर टूर्नामेंट में हर टीम के लिए, कलंदर्स के लिए भी लास्ट ईयर परफॉर्म करते आए हैं। तो इनके ओपनिंग जो पेयर है उस पर थोड़े से नजर दौड़ा दें। अच्छा, पहले तो बेंटन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ना कुछ फॉर्मेट सूटेड होता है। जैसे कि शाहिद खान अफरीदी हमारे, वो तो है जब एक प्राइम पे थे तो ओडीआई उनके लिए बेस्ट सूटेड प्लेयर था, उस वक्त T20 का इतना वो रिवाज नहीं था। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि आप खुद भी देखेंगे जितनी ज़्यादा कामयाबी उन्हें T20 और T10 में मिली है ना, तो वो मेरे नहीं ख्याल के अभी ओडीआई में उस तरीके से वो, मैं भी खैर बताऊँ इंग्लैंड में जिस तरीके से उनके पास ऊपर के अच्छे बैट्समैन हैं, उस तरीके से उनका वो नंबर भी नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी काफी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी। T10 में तो वो मेरे ख्याल में एक अलग ही मोड में चले जाते हैं, नो डाउट, क्योंकि उनको पता होता है कि टेंशन फ्री, क्योंकि इस तरह के बैट्समैन टेंशन फ्री हो जाता है। वो खुद कहते हैं कि मैंने बॉल 1 से हिट करना है और मुझे पता है कि चाहे कोई भी बॉलर हो, कोई किस तरह की भी बॉल हो, मैंने उसको अच्छा। इंग्लैंड प्लेयर्स के आप देखें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो रैप स्वीप बहुत ज्यादा मारते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि चारों तरफ जो है ना विकेट की बॉल खेले। ऊपर से पावर इनके पास बहुत ज्यादा है, तो बहुत इजीली ये अपनी क्रीज में रह के भी सिक्सेस मार लेते हैं। और जो है ना ये स्पिनर को एट टाइम थोड़ा सा, जो क्वालिटी स्पिनर है उनके खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, अगर बात अपनी करियर के, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन बेंटन ने 2 मैचेस स्टार्ट में प्रॉपर वन साइडेड कर दिए थे लाहौर के लिए। शर्जील खान का बिल्कुल आपने कहा कि वो नो डाउट एक अच्छा, उन्होंने 2-3 मैचेस में अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन स्टिल फिटनेस इश्यूज की वजह से और थोड़ा सा
वो क्वालिटी बॉलर जो स्पिनर बॉलर हैं वहाँ पे थोड़ा सा फंसते हैं अभी भी। तो मे बी शायद अभी क्योंकि एक लंबे गैप की वजह से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जितनी क्रिकेट खेलेंगे उनकी ये चीज़ें रवानी उनकी बेहतर होगी। और ओबियसली अभी जैसे कि चीफ सेलेक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा सा उनको फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप तो कि पीएसएल उनके लिए भी बड़ी अहम है। उसके बाद देखते हैं कि रिटर्न करते हैं ये नेशनल टीम में। और सुल्तान खान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, सुल्तान अहमद सॉरी, काफी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, काफी टाइट लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, इमाद वसीम की तरह बॉलिंग करते हैं, हिटिंग भी नीचे से करना जानते हैं। सुल्तान खान के बारे में उमर भी, इसको सुनने में आ रहा है कि पीएसएल में भी चांस कुछ लग सकता है। सुल्तान अहमद काफी अच्छी एक प्रोस्पेक्ट है, यूएई के प्लेयर जो हमें मिल गए हैं, गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं, पीडीबी के ही प्लेयर थे, लाहौर जी जी कलंदर्स के। और वहां से फिर इनको चांस मिला, फिर ये यूएई की तरफ से गए, वहां से इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं। तो इनकी परफॉर्मेंसेस की मैं बात करना चाहूंगा। मैं अच्छा बिल्कुल, जैसे कि आपने भी इंट्रो में बताया, ये अपना सुल्तान अहमद बेसिकली गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। और नॉर्मली पाकिस्तान में इन्होंने रमज़ान क्रिकेट काफ़ी खेली है, उसके अलावा बैटर ऑफ में भी थे और पीडीपी के साथ भी ये रहे हैं। उसके बाद 2013 में इन्होंने मूव किया था यूएई की तरफ, वहाँ पे भी कुछ क्लब क्रिकेट खेली स्टार्ट में। वहाँ पे ऐसे सब बेहतरी करते करते ये उनकी पहले ए टीम में और फिर उसके बाद फिर ये नेशनल टीम की तरफ से इन्होंने डेब्यू किया। तो ऑब्वियसली वहाँ के लिहाज से तो बेस्ट उनके एक इमर्जिंग प्लेयर में वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे उस हिसाब से जो सॉरी यूएई के प्लेयर में। तो यूएई के प्लेयर के हिसाब से आप ये देखेंगे, ये यूटिलिटी बहुत कम स्पिनर्स होते हैं कि जो कि पावर प्ले में अच्छी बॉल कर सकते हैं और थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल करते हैं और थोड़ा सा इनको बैट्समैन की माइंड को रीड करना आता है। आप ये देखें कि हफीज को भी इन्होंने बॉल की है, फिर उस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से ये कैरन पोलार्ड की विकेट ली थी, आजम खान की जिस तरीके से विकेट ली थी, मैच को उन्होंने टर्निंग पॉइंट बना दिया था। एक तरह से देखा जाए तो वो मैन ऑफ द मैच मेरी तरफ से, मेरी वजह से जो सेकंड लास्ट मैच में वो थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दरमियान में आके अगर वो क्योंकि इतना ज्यादा स्कोर नहीं था, 118 भी अगर आप देखें इस T10 के अंदर भी, 162 इस टाइम इस सीजन का हाईएस्ट है, वो ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट है। उस हिसाब से अगर मतलब 180 तक जो है ना, ये इसमें T10 में लोग बना जाते हैं। तो सुल्तान अहमद का ये है कि बिल्कुल आपने जैसे एक हिंट दिया है, तो उस हिंट मैं भी ये देना चाहता हूँ कि ओबियसली इस सफ़ा का तो इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इस दफ़ा भी हम शायद देख सकते हैं कि अगर कोई रिप्लेसमेंट में, आई डोंट नो। लेकिन हम एज अ फैन तो हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो टीम में जलन भी है, तो ही इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट कि अगर राशिद खान अगर आप आधे उसके लिए अवेलेबल हो तो वो मे भी आ सके। लेकिन उसके अलावा ये है कि इन द फ्यूचर कमिंग पीएसएल ओबियसली वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन। ये हम अपना एक एज ए फैन हम चाहते हैं लाहौर कलिंस के फैन के इनको ऐड किया जाए, ये इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि ये होने जा रहा है। तो जॉर्डन की तरफ चलते हैं, क्रिस जॉर्डन लाहौर कलिंस की तरफ से, कलिंस की तरफ से लास्ट T10 लीग भी खेले, काफी अच्छी डेथ बॉलिंग करते हैं। आज उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर जॉर्डन ने किया था या सोहेल तनवीर ने किया था, लेकिन काफी इन्होंने आज भी जॉर्डन ने जी काफी अच्छी बॉलिंग की है और T10 लीग में अपनी जी टीम जी, को सेकंड लास्ट में, सॉरी बात कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट जॉर्डन ने किया था और सिर्फ 2 रन जॉर्डन। दिए थे, जबकि उससे पहले 23 रन रिक्वायर्ड थे और 2 रन उनके देने की वजह से आखिरी ओवर में इतना प्रेशर पड़ गया, तो समझ लें कि वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। सही है। तो जामिन जॉर्डन, क्रिस जॉर्डन पीएसएल में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं और इस बार भी वो टीम का हिस्सा है, उनकी अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू बन सकता है, लेकिन इस पे थोड़ा सा बता दें, जॉर्डन एज ए प्लेयर किसी भी टीम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस की अहमियत रखते कि क्रिस जॉर्डन की आप ज्यादा का बात कर रहे हैं, और he adds a lot of value to any team with both bat and the ball. Bowling main आर्ट है उनका। एंड इससे पहले भी वो पेशावर जेलमी के लिए वो खेल चुके हैं पीएसएल में। आई थिंक अराउंड 3 सीजन वो खेल चुके हैं जेलमी के लिए, और पिछले साल जो है कराची किंग्स के लिए खेले थे। एंड काफी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने जो दिखाई हैं। बॉलिंग में अगर आप उनकी बात करें तो
वो यॉर्कर्स भी बहुत अच्छी वो मारते हैं, और डेथ के बहुत अच्छे वो बॉलर हैं, और बैटिंग में भी वो नीचे मतलब अगर वो कोई 20-30 रन बनाने की मतलब एक तो ये एक बहुत ही एक वैल्यूबल एक प्लेयर है ये। कि बैटिंग हमने बॉलिंग तो देख लिया, बैटिंग का भी कल उन्होंने एक थोड़ा सा मुजाहिरा किया है। एक जी उनको जी बॉल बैटिंग पे भेजा गया और सुहेल तनवीर से ऊपर भेजा गया, क्रिस जॉर्डन से मुझे याद है कि उनसे भी ऊपर उनको भेजा गया, और उन्होंने अपनी पहली बॉल पे ही स्ट्रेट पे एक सिक्स लगाया और बहुत कमाल हिट लगी थी। दूसरी बॉल पे आउट हो गए, लेकिन बंदा खेले तो अंदाजा हो ही जाता है कि वो किस टाइप का खेल सकते हैं बैटिंग में। तो मैं भी इस बैटिंग पे थोड़ा मैं हमें ये एडवांटेज होगा लाहौर की टीम को भी, अगर हम उनको एज ए बॉलर भी खिलाएं तो हमें डेप्थ में जाके थोड़ी टेल में हमें हेल्प कर सकते हैं अपनी बैटिंग से। अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा वो तोहेब ब्रदर के शो देख रहे होंगे कि वो जो अबू धाबी से वो आजकल कर रहे हैं, तो वो हम्म, अहमद दानियाल को सिक्स के बाद बॉलिंग ऑलराउंडर ही कहने लग गए हैं। अच्छा। तो तो मुझे, सही है। हाँ, वो आज भी उन्होंने जो शो किया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे अहमद दानियाल बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो हमें बड़े हाँ, एक फाइंड है हमारी। तो ऑब्वियसली एक आप ये देखें कि दिलबर को भी आप बोल रहे हैं, दिलबर भी एक बहुत अच्छा है हमारे पास डाउन द ऑर्डर हिटर है। लेकिन हाँ, आपने ये बात सही की, अहमद दानियाल ने जिस तरीके से वो सिक्स मारा, ही लुक्स लाइक अ बैट्समैन। मैंने आपको बिल्कुल। बात कही कि उनकी जो फिजिक है वो एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, और वो एक अच्छे, उनके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सके। तो ऑब्वियसली उनके पास इस तरह का प्लेयर अगर हमारे पास इमर्जिंग में हो और इस तरीके से वो अगर परफॉर्म करे, तो मेरे ख्याल में किसी भी टीम के लिए वो बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। तो वॉच आउट फॉर द अदर टीम्स, मैं तो यही कहूंगा पीएसएल के लिए। अच्छा फखर, आपसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि बेन डंक के बारे में मैं चाह रहा था कि आपके तासुरात, क्योंकि वैसे तो उनको बहुत कम मौका मिला है हम्म। T10 में, अभी तक सिर्फ 2 इनिंग्स खेली है। पहले उन्होंने 24 किया था, 26 किया था 12 बॉलों पे, और आज उन्होंने 37 की एक बड़ी शानदार इनिंग खेली है सुलेक्टर के साथ। कीपिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं। एक एक स्टंप उनका जरूर मिस हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी स्टंप आजम खान को किया था और इस तरह से। तो आप, आपके मुताबिक मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। हाँ, बेंटंक सारे जानते ही हैं, अब दुनिया पूरी जान गई है बेंटंक किस लेवल के प्लेयर हैं। उनका बीबीएल इतना अच्छा नहीं गुजरा था, और उन्होंने फिर मिड टूर्नामेंट बीबीएल से अपनी टीम को खैरबाद कह दिया कि अब मैं मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लास्ट ईयर भी उनकी परफॉर्मेंसेज काफी खराब थी, और इस साल भी बेंटंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। तो जैसे फिर T10 में आए, वो अब कलंदर्स की पीएसएल में भी हिस्सा है, कलंदर्स का T10 लीग में भी हिस्सा है, और उनको पहले तो मौका नहीं मिला। पहले हम मैच तकरीबन 9 विकेटों से जीतते रहे शुरू में, फिर अब 2 मैचेस की उनकी इनिंग्स में उनको बारी मिली है, और उन्होंने 30 और स्कोर किया है, एक में और दूसरी में भी 30-40 स्कोर किया है। तो बेन डंक के हवाले से काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि वो फॉर्म में वापस आ गए हैं, और जो आगे पीएसएल में बेन डंक की हमें काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है उनकी जो फॉर्म है, प्लस वो हमारी विकेट कीपर बैट्समैन है, और विकेट कीपिंग में भी उनकी काफी इंप्रूवमेंट हमने लास्ट ईयर भी देखी प्लेऑफ्स में, जैसे उन्होंने विकेट कीपिंग की थी। काफी अच्छा हमें एक एडिशन हो गई है, एक यूटिलिटी प्लेयर जिसको हम कह सकते हैं, वो कलंदर्स को मिल गया है, और उम्मीद करते हैं कि लास्ट ईयर वाली हीरोइक्स परफॉर्मेंसेज वो इस साल भी पीएसएल में दिखाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि वो कलंदर की शर्ट पहन के ना वो अलग ही बेंटंग बन जाते जैसे वो फहीम अशरफ और आसिफ अली इस्लामाबाद की शर्ट पहन के नहीं अलहदा ही डॉन बन जाते हैं, वैसे हैं। कलंदर बिल्कुल, बेन डंक का भी नया रूप निकल आता उनका रूप ही है। अलग अलग हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्केड्यूल के ऊपर बात करना चाह रहा था हम्म, फकर, क्योंकि थोड़ा सा लंबा शो हो गया। ठीक है, मैं दिखा दूँ। काफी लोगों को T10 का स्केड्यूल का नहीं आइडिया, काफी लोगों का आपने देखा होगा ट्विटर पे भी क्वेश्चन आंसर्स आ रहे होते हैं कि इसका स्केड्यूल, क्योंकि हमें पीएसएल का तो सबको पता है कि प्ले ऑफ में क्या बेसिकली होना है, और इसका ये T10 थोड़ा सा क्योंकि शॉर्टेज वर्जन है, और इसका एक दिन में हमने 3 मैचेस ही आपको देखे हैं, 10 दिन के अंदर टूर्नामेंट है बेसिकली। हम्म, अच्छा, इसमें मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि अच्छा, इसके अंदर भी ऑप्शन यही है कि जो अभी तक आपको पता 2 स्टेजेस थी। पहले स्टेज के अंदर भी आप देखें जो उन्होंने ग्रुप स्टेजेस बनाई हुई थी, वो पहले से कि उन्होंने आपस में ग्रुप में खेलना है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज स्टेज अब जिसके ऊपर वो चल रही है, उसके हिसाब से जो पहली स्टेज वाले थी वो और जो दोनों ग्रुप में वो आपस के जो नीचे वाली टीम है उनके साथ खेल रही थी। तो इसी वजह से हमारे पास नॉर्दर्न का उस तरीके से हमारा मैच नहीं हुआ, और काफी लोग सोच रहे थे कि नॉर्दर्न से हमारा मैच अभी तक क्योंकि हाँ, अब ये इसके अंदर ऑप्शन है कि अब अगर जो ऊपर की जो टेबल टॉपर टीम्स हैं
सबसे पहले वो क्वालिफायर के अंदर जो है ना, पहले क्वालिफायर जो होगा उसके अंदर वो टकराएंगी, जो ऊपर की फर्स्ट दो है, अगर उसमें से जो कोई हारेगा, वो जस्ट लाइक पीएसएल का जो प्ले ऑफ होता है, वो एलिमिनेटर में जो मतलब जो थर्ड और फोर्थ की है वो आपस में टकराएंगी एलिमिनेटर 1 में, उसमें से जो हार के वो उनके साथ मुकाबला होगा। इसका मतलब ये है कि जो टेबल टॉपर्स होंगी, अगर वो फर्ज करें वो क्वालिफायर हार भी जाती है, तो उनको एक ऑप्शन मिल जाएगी यहाँ पे भी कि वो अपने आप को एक दूसरा मौका दे सकें। अच्छा, इसके अंदर फुटबॉल की तरह का एक थोड़ा सा यूनिक इन्होंने चीज निकाली है कि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के लिए भी एक मैच होता है। वो लास्ट सीजन में भी हुआ था, यहाँ थर्ड पोजीशन के लिए भी एक मैच होता है। जो लास्ट टाइम लाहौर कलंदर ने भी खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फोर्थ आए थे, थर्ड नहीं आ सके थे, तो लास्ट टाइम फोर्थ फिनिश किया था। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि प्ले ऑफ की तरह पीएसएल के लिए पहले क्वालिफायर होगा, फिर एलिमिनेटर 1 होगा, फिर उसमें से जो एलिमिनेटर 1 का विनर होगा वो क्वालिफायर का रनर अप के साथ मैच होगा, और उसके बाद जो दोनों में जीतेगा फिर वो फाइनल होगा, और एक थर्ड टीम के लिए जो दोनों के मैच हार जाएगा फिर वो थर्ड और फोर्थ इस तरह आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कलंदर्स की टीम को, जो जितना भी उनका टूर्नामेंट बाकी रह गया है। और लास्ट ईयर भी ग्रुप स्टेज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी कलंदर्स की, सेकंड पोजीशन पर फिनिश किया था, और इस बार लग रहा है कि टॉप पर वो फिनिश करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर वो फिर प्लेऑफ्स में जाके ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार उनको बेस्ट विशेस कहेंगे कि जैसे उनकी फॉर्म लगी हुई है, जिस मोमेंटम में हुए, वो पहले कलंदर्स का टूर्नामेंट जीते हैं T10 का, और फिर आगे चल के वो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हैं, पीएसएल का भी इस बार हमें ट्रॉफी जितवा कर लाएं। तो इसी के साथ थोड़ा फिनिश करते हैं शो को। शुक्रिया उमैर भाई और जामिन शो में आने का। और व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि अगर शो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर वगैरह कर दें। और T10 पे आई थिंक किसी और ने अभी तक ऐसा कोई शो नहीं किया। क्रिकेट दीवाने पहला एक चैनल है और एक प्लेटफॉर्म है जो कि T10 लीग को भी बाकी सारे क्रिकेट मैचेस के साथ लेके चल रहा है। तो आपका सब्सक्राइब का हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखेगा, और लाइक वगैरह कर दें, शेयर वगैरह कर दें। आपसे अगली वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी पीएसएल के हवाले से भी। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।